आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ की मिली नाश, खुदकुशी का शुबा। 1483 करोड़ रुपए के एसेट्स के साथ बीजेपी बनी मुल्क की सबसे अमीर पार्टी। टीआरएस ने मुकम्मिल किया 50 लाख मेंबरशिप का निशाना। हर पार्टी मेंबर को मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ट्रिपल तलाक बिल पास होने का बीजेपी ने मनाया जश्न, कहा मुस्लिम खवातीन को अब मिलेगा इंसाफ। टीआरएस के सभी मुस्लिम कायदीन दे ओहदों से इस्तीफा, कांग्रेस का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मुल्क की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर और कर्नाटका के साबिक़ वज़ीर आला SM कृष्णा के दामाद 60 साला VG सिद्धार्थ की नाश आज सुबह बेंगलुरु की नेत्रवती नदी से मिली। सिद्धार्थ के दोस्तों और रिश्तेदारों ने नाश की शिनाख्त कर ली है। पीर की रात उनके लापता होने के बाद 25 तैराकों समेत 200 लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। इस दौरान कोस्ट गार्ड के जहाज़ ICGS राजदूत और ACV H198 की भी मदद ली गई। उधर पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 27 जुलाई को लिखा सिद्धार्थ का एक खत भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने इक्विटी पार्टनर और कर्जदारों के दबाव का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वो बतौर बिजनेसमैन नाकाम रहे। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया था कि सिद्धार्थ उलाल शहर में वाक़े पुल तक घूमने के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने कार रुकवाई और पैदल ही निकल गए। वो उनका इंतज़ार करता रहा। 90 मिनट तक वापस नहीं आया तो उसने पुलिस को इत्तला दी। अपने ख़त में सिद्धार्थ ने लिखा था कि बेहतर कोशिशों के बावजूद वो मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल तैयार करने में नाकाम रहे। उन्होंने लंबे वक्त तक जद्दोजहद की, लेकिन अब और दबाव नहीं झेल सकते। उन्होंने कहा कि वो कर्जदारों के भारी दबाव की वजह से टूट चुके हैं। इनकम टैक्स के साबिक़ डायरेक्टर जनरल ने माइंड ट्री की डील रोकने के लिए 2 बार उनके शेयर अटैच किए थे। बाद में कॉफ़ी डे के शेयर भी अटैच कर दिए गए थे। यह गलत था, जिसकी वजह से उनके सामने मालिया का बहरान हो गया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को गुमराह करना या धोखा देने का नहीं था। सिद्धार्थ की पैदाइश कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में हुई थी। उनका ख़ानदान 140 साल से कॉफ़ी प्लांटेशन से जुड़ा हुआ है। 1993 में सिद्धार्थ ने कॉफ़ी डे ग्लोबल की शुरुआत की थी। उस वक्त रेवेन्यू सिर्फ 6 करोड़ रुपए थी। साल 2017-18 में कैफे कॉफ़ी डे ग्लोबल का रेवेन्यू 1777 करोड़ रुपए और 2018-19 में 1814 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक कंपनी को 2250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले कुछ सालों से सिद्धार्थ काफ़ी बिजनेस समेत दीगर कारोबारों में कैश की कमी से जूझ रहे थे। सिद्धार्थ ने पिछले महीने IT कंपनी माइंड ट्री में अपनी पूरी हिस्सेदारी लार्सन एंड टॉब्रो को 3000 करोड़ रुपए में बेची थी। इससे पहले वो 21% होल्डिंग के साथ माइंड ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। कॉफ़ी के बिजनेस में कामयाब कारोबारी के तौर पर उनकी खास पहचान थी। कर्नाटक में CCD के पास 12,000 एकड़ ज़मीन में कॉफ़ी का प्लांटेशन है। इस साल मार्च तक मुल्क भर में CCD के 1752 कैफ़े थे। लोकसभा में चारशंबे को उन्नाव मामले को लेकर अपोजिशन पार्टीज ने हंगामा किया। वो हुकूमत से जान से मारने की कोशिश के इस मुबैना मामले में जवाब देने की मांग करने लगे, जिसके बाद बशमूल कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव कांड को उठाते हुए कहा कि अपोजिशन की जानिब से बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कांग्रेस, DMK, NCP, RSP और IUML के MPs ने उन्नाव असमत दरी का शिकार लड़की और उसके खानदान को मिल रही जान से मारने की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बेशक CBI जांच की जा रही है, लेकिन मुतासिरा का खानदान का दावा है कि उन्हें जान का खतरा है। UPA सदरनशीन सोनिया गांधी ने चौधरी और दीगर कांग्रेस MPs के साथ ऐवान से वॉकआउट किया। सर, उन्नाव की जो घटना घटी है, इस विषय की इस संदर्भ में इस संदर्भ में हम लोग कल ये सदन में ये गुहार लगाई, ये मांग की थी कि गृह मंत्री सदन में आए और अपने बयान पेश करे
लेकिन माननीय सदस्य, हमें हताश होने पर माननीय सदस्य, अभी पीड़ितों की इल्जाम है कि जहां सीबीआई की जांच हो रही है, पीड़ितों के ऊपर धमकानी, उनका डराने की कोशिश जारी है और यहां तक पीड़ितों ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को जाकर ये न्याय मांगने गए हैं। जब सीबीआई की छानबीन हो रहे हैं तो ऐसे कैसे ये हिम्मत हो सकते कि अभियुक्तों ने ये पीड़ितों को धमकाने की, डराने की और उनमें जेल में भराने की धमकी दे रहे हैं। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये विषय अंकित नहीं हो, ये विषय अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आपने विषय हो गया 50 सेकेंड मैं वादा करता हूं सर। ये सदन में जब चेयरमैन पीठासीन हमारे चेयरमैन रूमा ठाकुर जी, उनके खिलाफ जब कोटू बात कही थी तो हम सब यह विरोध किया था। यह मंत्री 5-6 मंत्री रूमा जी की पक्ष लेकर यह होर लगा दी थी, विरोध की होर। तो हम जब सदन के अंदर महिला के बारे में खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो क्यों ना सदन की बाहर। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग दोहराई है कि ट्रिपल तलाक बिल और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को सेलेक्ट कमेटी से रुजू किया जाए। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत ने पूछा था कि अपोजिशन किस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 23 बिलों की लिस्ट दी गई थी और अपोजिशन उसमें से आधों को कमेटी के पास भेजना चाहते थे, लेकिन ये कहे जाने पर कि उनकी तादाद को कम किया जाए, अपोजिशन ने 6 बिल्स को ए कैटेगरी और 2 को बी कैटेगरी में डिवाइड किया था। कल पेश हुए ट्रिपल तलाक बिल और आज पेश हुए यूएपीए बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। के बीच में रात में उन्होंने क्लैंडस्टाइनली, मेरा ये आरोप है विपक्ष का कि चुपके से, चोरी से ये रात को ये बिल भेजा लगाने के लिए। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा ये चेयरमैन और स्पीकर तय नहीं करते हैं। चाहे लिस्ट वहां से निकलती है, लेकिन ये सरकार देती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में 3 दफा रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साइन करके देता है सरकार को हर शाम को या दिन को कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा। तो ये आरोप चेयर पर नहीं है, सरकार ने ये बिल लगाया और सब एमपीज को, मैं तो बेंगलोर में था, तो सुबह जब ये छप के आया तो तब हम लोगों को पता चला कल सुबह कि ये ट्रिपल तलाक बिल लगा। तो किसी विपक्ष के साथी को 3 लाइन व्हिप देने का मौका नहीं मिला और ये बीजेपी के और एनडीए के सब लोग मौजूद थे। उसका मतलब है कि उन्होंने अपने एमपीज को पहले ही से ये बता दिया था कि ये बिल आने वाला है, इसीलिए उनके सभी लोग मौजूद थे। लेकिन ये एक किस्म की चीटिंग है। आप इसको पार्लियामेंट इस तरह से नहीं चला सकते कि आप विपक्ष से लिस्ट ले लो, फिर विपक्ष को ये मत बताओ कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी को जाएगा या नहीं जाएगा, और रात के अंधेरे को में इसको लिस्ट करो। अपनी पार्टी के लोगों को सतर्क रखो, उनको बुलाओ और विपक्ष को उसी सुबह मालूम हो जाए जिस दिन ये बिल पे चर्चा होनी है, ताकि वो अपने एमपीज को जोड़ नहीं पाए। ये हमारा सबका आरोप है और हमने कांग्रेस की तरफ से और टीएमसी की तरफ से मिस्टर डेरिक ने और सब विपक्ष की तरफ से हमने अभी उठाया इसको 12 बजे सदन के अंदर। ये हम बाहर ही नहीं बोलते हैं। माननीय चेयरमैन बैठे हुए थे चेयर पर, उनकी अध्यक्षता में हमने ये मुद्दा उठाया कि ये इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलता है। हम लोगों ने भी कई दशक पार्लियामेंट चलाया है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके चलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को पता नहीं चले कौन सा बिल आ रहा है। अपने एमपीज को आप बुलाओ और मेजॉरिटी गार्नर करो और बिल पास कराओ। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इस सबसे जो बड़ा टेंपल है डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट, अगर इसमें ये छेल कपट के साथ पार्लियामेंट और बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है और किए जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कंट्री को, देश को और लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, आदमी को, चाहे वो किसी भी दल का है, मंजूर नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये हम
देशवासियों को आपके द्वारा बताना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के एमपी मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज उनके बेटे और स्वात टांडा के एमएलए अब्दुल्ला आजम खान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब्दुल्ला आजम को आज दोपहर जौहर यूनिवर्सिटी से सीओसीटी ने हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि अब्दुल्ला पुलिस के कामकाज में रुकावट डाल रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। आज पुलिस को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापामारी के दौरान रामपुर क्लब से चुराई गई शेरों की मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में चोरी हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले मंगल के रोज छापामारी के दौरान पुलिस ने यूनिवर्सिटी के मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी से चोरी की लगभग 2000 बेशकीमती किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स बरामद की थी। कुछ एंटिक फर्नीचर भी बरामद हुआ था। इंडियन रेलवेज ने पिछले 4 सालों में 1.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी है। इस बात की जानकारी खुद रेलवे मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट के जरिए दी। मिनिस्ट्री की तरफ से ये ट्वीट उन दावों के जवाब में किया गया है जिनमें रेलवे में एम्प्लॉयज की बम्पर छटनी की बात कही जा रही थी। रेलवे ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उसकी नौकरियों में कटौती का कोई इरादा नहीं है और रूटीन काम के रिव्यू के लिए जोनल ऑफिसेस को लेटर्स भेजे गए हैं। रेलवे ने कहा कि जोनल ऑफिस को ऐसे एम्प्लॉयज़ की पहचान करने के लिए खत भेजे गए हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है और जिन्होंने खिदमात में 30 साल पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा रेलवे ने एक और ट्वीट में कहा कि रेलवे 2014 से अब तक अलग अलग कैटेगरीज में लगभग 1,84,262 भर्तियां कर चुका है। वहीं 2,83,637 पोस्ट पर अभी भी भर्ती का अमल जारी है, जिसमें से 1,41,060 के लिए एग्जाम्स भी मुनक्किद किए जा चुके हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगले 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले खबरें थी कि इंडियन रेलवे 3 लाख एम्प्लॉयज़ निकालना चाहता है। सभी जोनल हेड्स को खत लिखकर कहा गया है कि वो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस का रिव्यू करें। साथ ही अहकाम जारी किए गए थे कि सभी जोन के मैनेजर्स 55 साल से ज़्यादा उम्र वाले एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। रेलवे ने यह भी कहा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट तैयार की जाए जो 2020 के पहले तिमाही तक रेलवे में नौकरी के 30 साल पूरे कर रहे हों। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने समाज में भड़काऊ मैसेज देने वाले एक ग्राहक को करारा जवाब देकर लोगों का दिल जीत लिया है। मंगल के रोज एक ग्राहक ने जोमैटो से अपना ऑर्डर सिर्फ इसलिए कैंसिल करवा दिया क्योंकि उसे पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय गैर हिंदू था। इसके बाद जोमैटो ने जो जवाब दिया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल मंगल की रात करीब 8:30 बजे अमित शुक्ल नामी ग्राहक ने जोमैटो से खाना मंगवाया, जिसे पहुंचाने का जिम्मा कंपनी ने अपने राइडर फैयाज को दिया। इसके कुछ देर बाद अमित शुक्ल ने ट्वीट किया कि मैंने अभी अभी जोमैटो से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि डिलीवरी एक गैर हिंदू राइडर लेकर आ रहा था। साथ ही जोमैटो ने राइडर बदलने या कैंसिल करने पर पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया है। ग्राहक ने ट्वीट में लिखा कि आप मुझे ऐसी कोई भी डिलीवरी लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जो मैं नहीं लेना चाहता। आप पैसे मत लौटाइए, बस मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अमित की इस ट्वीट ने पहले तो खूब तूल पकड़ा, लेकिन बाद में जब जोमैटो ने इसका जवाब दिया तो सब देखते रह गए। जोमैटो ने लिखा कि खाने का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि खाना यानी फूड अपने आप में ही एक मजहब है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जोमैटो का ये जवाब आग की तरह तेजी से फैलने लगा और वायरल होने लगा। इसके बाद जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान की सोच और अपने साझेदारों और ग्राहकों पर फख्र है। अगर कोई भी कारोबार हमारे उसूलों के रास्ते में आता है तो उसे खोने में हमें कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग लगातार जोमैटो की ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं। मुल्क भर में जोमैटो की खूब तारीफ हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज एस.एन. शुक्ला के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस ने यह फैसला जज एस.एन. शुक्ला के मेडिकल दाखिले घोटाले में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद लिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और इस मामले में ऐवान में कार्रवाई करने के लिए कहा था। जस्टिस शुक्ला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने MBBS में दाखिले के लिए मुबैना तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का साथ दिया था। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। वजीर सिविल सप्लाई सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि 1 अगस्त से रियासत के सरकारी स्कूलों में ई-पास तरीक़ेकार पर दोपहर के खाने की स्कीम के चावल सरबराह किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चावल की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने और शफाफियत लाने के लिए ई-पास तरीक़ेकार से सरकारी स्कूलों में भी बारीक चावल सरबराह करने का फैसला किया गया है। 1 अगस्त से रियासत के
28,623 सरकारी स्कूलों में सितंबर के कोटे को सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के 3,965 वेलफेयर हॉस्टल्स के 8,76,000 तलबा और 28,623 स्कूलों के 23,87,751 तलबा के लिए हर माह 12,000 मीट्रिक टन चावल सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सालाना तकरीबन 120 मीट्रिक टन बारीक चावल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को सरबराह किया जा रहा है। चावल की मुंतकली में किसी किस्म की धांधलियों को ना होने देने के लिए ई पास तरीक़ेकार को अपनाया जा रहा है। इस तरीक़ेकार से किस दिन कितने तलबा को कितने कुंटल चावल सरबराह किया गया, इसकी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चावल की सरबराही के मुकम्मल अमल को हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर पर देखा जा सकता है। टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि 27 जून से अब तक रियासत भर में 50 लाख से ज्यादा अफराद ने टीआरएस की रुकनियत हासिल की है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले तमाम अफराद को हादसाती बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया गया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बतौर प्रीमियम 11 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक हवाले कर दिया गया है। हर फर्द को 2 लाख रुपए का हादसाती बीमा करवाया गया है। इन्होंने कहा कि मजीद कई अजला में रुकनियत साजी मुहिम जारी है। उन्होंने रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म रोल अदा करने वाले कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। तारक रामाराव ने कहा कि सियासत में तनकीदें और जवाबी तनकीदें करना एक आम बात है, लेकिन अपोजिशन जमातें बाज़ मसले पर गैर ज़रूरी सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाज़ कायदीन इंतखाबात में कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बाज़ ने कांग्रेस की कामयाबी तक दाढ़ी ना निकालने का भी अहद किया था। इसके बावजूद अवाम ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास हुकूमत पर तनकीदें करने का कोई ख़ास मौजू नहीं है। हर छोटे मसले को बड़ा बनाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबात के वक्त ही मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त टीआरएस पार्टी को मुस्तहकम करने का काम चल रहा है। ख़ास तौर पर बल्दियात में टीआरएस को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं और आवाम केसीआर की हुक्मरानी से काफ़ी खुश हैं। केटीआर ने कहा कि गवर्नर उनके वालिद की तरह हैं, इसलिए उनसे गैर रस्मी तौर पर मुलाकात की गई थी। इस मुलाकात को सियासी अहमियत हासिल नहीं है। ग्राम और मंडल कमेटियों को मुस्तहकम किया जाएगा। कमेटियों की तश्कील के बाद टीआरएस कारकुनों को तरबियत दी जाएगी, जिसके ज़रिए टीआरएस कारकुनों को मुल्क भर की दीगर जमातों के कारकुनों के मुकाबले में मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रिपल तलाक बिल पर टीआरएस ने मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपा है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने मुतालबा किया है कि टीआरएस के सभी मुस्लिम कायदीन एहतजाज के तौर पर फौरी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। तेलंगाना के मुसलमानों ने पिछले 2 इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर भरोसा किया था और ये मानकर वोट दिया था कि वो सेक्युलर है, लेकिन राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर बीजेपी हुकूमत का साथ देकर टीआरएस ने यह साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम है। केसीआर ने पहले भी मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के मामले में धोखा दिया है। 2014 में इलेक्शन में केसीआर ने वादा किया था कि इख्तिदार में आने के सिर्फ 4 महीने में वो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आज 6 साल बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों ने इस धोखे को भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ट्रिपल तलाक बिल पर वोटिंग में हिस्सा ना लेकर टीआरएस ने मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपा है। हमारा मुतालिबा है कि टीआरएस के सभी मुस्लिम लीडर्स अपने पोस्ट से रिज़ाइन करें ताकि मुस्लिम कौम में मौजूदा गुस्से का इजहार किया जा सके। लोकसभा में टीआरएस के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने दरियाओं के पानी से बेहतर इस्तेफादा के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी मुतारिफ करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। उन्होंने आज लोकसभा में बैन रियासती दरियाओं के पानी के तनाज़े से मुतालिक तरमीमी बिल 2019 पर हुए मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम इस बिल की तायद करते हैं। ये बिल मुल्क के मफाद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नागेश्वर राव ने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 70,000 टीएमसी पानी दरियाओं से समंदर में ज़ाया हो रहा है। इस पानी को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी को तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में काश्त के लिए 40,000 टीएमसी और
पीने के लिए 10,000 टीएमसी पानी की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरियाओं के पानी से बेहतर इस्तेफादा करना चाहिए। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि तेलंगाना में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम जैसे भारी प्रोजेक्ट को तामीर किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत की 45 लाख एकड़ अराजियात को सैराब किया जाएगा। 33 साल से बैन रियासती दरियाओं के पानी के तनाज़े को चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सिर्फ 3 साल में हल कर लिया। रियासती वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराह नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जगदीश्वर रेड्डी ने तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने की दरख्वास्त की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि नेशनल हाईवे 65 हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर सर्विस रोड्स, अंडरपास, ब्रिजेस तामीर करते हुए आवाम की मुश्किलात को दूर करने की मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई। इसी तरह नेशनल हाईवे 365 सूर्यापेट जनगांव कौमी शाहराह पर नागारम तिरमलगिरी मौजूआत के दरमियान ड्रेन्स के साथ फ्लाईओवर तामीर करने की अपील की गई है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में बड़े पैमाने पर तरक्याती और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासत की शाहराहों की तरक्की के लिए फौरी फंड्स जारी करने की मरकजी वजीर से ख्वाहिश की गई है। इनके हमरा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट लिंगैया यादव, रंजीत रेड्डी भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने 3 तलाक बिल की राज्यसभा में मंजूरी को हिंदुस्तान के मुस्लिम खवातीन की कामयाबी करार दिया। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव और दूसरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि लोकसभा में 3 तलाक बिल की मंजूरी के फौरी बाद राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई, जिससे मुस्लिम खवातीन को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के कानून से मुस्लिम खवातीन को मुनासिब इंसाफ मिल सकता है। अब तक कांग्रेस और दीगर जमातें मुस्लिम खवातीन का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। इस मौके पर लक्ष्मण ने टीआरएस और मजलिस की दोस्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि टीआरएस की कार की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने का वादा करते हुए टीआरएस पार्टी ने मजलिस के दबाव में आकर इससे इनहराफ कर दिया। यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब ना मनाना मजलिस का एजेंडा है। इसी एजेंडे पर चंद्रशेखर राव हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी एक ताकतवर जमात बनकर उभर रही है। कांग्रेस का नामो निशान खत्म होता जा रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस टीआरएस के साथ हाथ मिला सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस, कांग्रेस और मजलिस मिलकर भी बीजेपी की कामयाबी को नहीं रोक सकते। लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रशेखर राव खानदान की बदउनवान हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की गई है। अनकरीब विस्तारक योजना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पार्टी सदर से लेकर बीजेपी के आम कारकुन तक शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में 7,000 अफराद शिरकत करेंगे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने हैदराबाद में कायम होने वाली फार्मा सिटी को नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन निम्स का दर्जा देने की मरकज से अपील की है। इस मसले को लोकसभा में पेश करते हुए चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद फार्मा जोन में तब्दील हो गया है। वहाँ 600 फार्मा कंपनियां और 200 बायोटेक कंपनीज कायम हैं। हर साल 22,000 करोड़ की अद्वियात एक्सपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान भर से जो अद्वियात एक्सपोर्ट होती हैं, इनमें से 1/3 अद्वियात हैदराबाद से एक्सपोर्ट होती हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इनके हल्के इंतखाब चेवल्ला में फार्मा सिटी के क़याम का फैसला किया है। 1900 एकड़ अराजी पर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स और 0 डिस्चार्ज तरीके पर फार्मा सिटी कायम की जा रही है। इस फार्मा सिटी में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाने वाली है और यहां से 50,000 करोड़ रुपए की अद्वियात एक्सपोर्ट की जाएंगी। रुकने पार्लियामेंट टीआरएस ने कहा कि फार्मा सिटी से 4,20,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। मरकजी हुकूमत ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रियासती हुकूमत की जानिब से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मरकजी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से ख्वाहिश की है कि वह हैदराबाद फार्मा सिटी का मायना करते हुए इसे निम्स का दर्जा दे। माधापुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अमले के साथ बदतमीजी करने वाले आंध्र प्रदेश के रुकने असेंबली के फर्जंद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात माधापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल खाना मेट चौराहे के पास ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के जग्गैयापेट असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले सी उदय भानु के फर्जंद सी प्रसाद और उनके अरकानी खानदान की कार को मस्कुरा कांस्टेबल ने रोक दिया, जिस पर बरहम प्रसाद ने ड्यूटी पर मुतयन कांस्टेबल पर बरहमी जाहिर की और गाली गलौज भी की।
इस वाक़े की इत्तला के फौरी बाद वहां पहुंचने वाले ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर राजगोपाल रेड्डी के साथ भी रुकने असेंबली के फर्जन ने बदतमीजी की, जिस पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने मादापुर पुलिस स्टेशन में प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मादापुर पुलिस ने रुकने असेंबली के फर्जन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात बशमुल 332, 353, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ की मिली नाश, खुदकुशी का शुबा। 1483 करोड़ रुपए के एसेट्स के साथ बीजेपी बनी मुल्क की सबसे अमीर पार्टी। टीआरएस ने मुकम्मिल किया 50 लाख मेंबरशिप का निशाना, हर पार्टी मेंबर को मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ट्रिपल तलाक बिल पास होने का बीजेपी ने मनाया जश्न, कहा मुस्लिम खवातीन को अब मिलेगा इंसाफ। टीआरएस के सभी मुस्लिम कायदीन दे ओहदों से इस्तीफा, कांग्रेस का मुतालबा। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।